ये इमेज रात के टाइम जापान की है। यहाँ पे आप एक लाइन देख रहे होंगे जो सबसे ज्यादा ब्राइट है। इस लाइन को जापानीज में ताइहेइयो बेल्ट बोलते हैं। आई होप कि मैंने सही से प्रोनाउंस किया है। इसके अलावा इसको पैसिफिक बेल्ट भी बोला जाता है। ये जापान की दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, टोकाइडो और सनायो। इसी पैसिफिक बेल्ट में जापान की 70% पॉपुलेशन रहती है। 1960 से 1990 के बीच में इसको डेवलप किया गया था। आप एक बार सोचिए, जापान सिर्फ 1200 किलोमीटर के दो इकोनॉमिक कॉरिडोर के दम पे 5.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना, मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना। 80s के टाइम में तो जापान अमेरिका को टक्कर दे रहा था नंबर 1 इकोनॉमी बनने के लिए। हम जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं वो 1483 किलोमीटर का है, स्केल में बहुत बड़ा। इमेजिन कीजिए अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया तो इंडिया की जीडीपी 2040-50 में कितनी होगी। और ये तो बस एक है, इसके अलावा हम 10 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहे हैं जिनके बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। जिस तरह से इस कॉरिडोर ने जापान की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है वो किसी मिरेकल से कम नहीं है, और वो भी उस देश में जहाँ पे 2 एटम बम फटे हैं। इनफैक्ट इस कॉरिडोर के ऊपर बहुत से रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं कि किस तरह से ये सक्सेस हुआ। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में इसके बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, जापान की इस सक्सेस को देखते हुए 2007 में जापान की हेल्प से इंडिया ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रपोजल रखा। 2007 में ही इसको कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें जापान का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जापान के इन्वेस्टमेंट के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। जापान ने इस 50 बिलियन डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट में हेल्प करने का वादा किया और जापान ने अपना वादा निभाते हुए 2011 में 4.5 बिलियन डॉलर के फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंडर दिल्ली से मुंबई के बीच में एक सुपर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाया जाएगा और इसी लाइन में 24 नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने का भी प्लान था। अभी जो आप वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट देख रहे हैं बनते हुए, ये दोनों इसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। आप इन दोनों को अलग मत समझिएगा। इवन जो ढोलेरा SIR बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी, वो भी 24 इन्वेस्टमेंट रीजन में से एक है जो बिल्ड किया जा रहा है। ये बात है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। और यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गुजरात में अभी ढोलेरा और गिफ्ट सिटी के ऊपर काम चल रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि ढोलेरा पार्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, लेकिन गिफ्ट सिटी पार्ट नहीं है इसका। यह एक अलग प्रोजेक्ट है। गिफ्ट सिटी गुजरात में एक स्टेट प्रोजेक्ट है। अगर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है तो इसके जो 2 कोर मेगा प्रोजेक्ट है उनकी बात ना हो तो टॉपिक अधूरा सा लगेगा। इनके साथ ही हम समझ पाएंगे कि ये कॉरिडोर काम कैसे करेगा। और ये है वो 2 मेगा प्रोजेक्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्यूचर में इस कॉरिडोर में ट्रैफिक बढ़ने वाला है और इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाया जा रहा है, जिसको 10 लेन का भी किया जा सकता है। ये इंडिया में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है 8 लेन के साथ, और ठीक इसके पैरेलल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जिसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोज एक कंपनी राजस्थान के इंडस्ट्रियल टाउन में सेटअप है और वो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और एक कंपनी मध्य प्रदेश में सेटअप है जो टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और एक कंपनी गुजरात में है जो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। स्मूथ फास्ट कनेक्टिविटी होने के नाते जब बैटरी पैक्स के लिए कार कंपनी से ऑर्डर जाएगा तो राजस्थान में सेटअप बैटरी मैन्युफैक्चरर राजस्थान में नियर जो भी फ्रेट कॉरिडोर के लिए स्टेशन डेवलप होगा वहां पे बैटरी पैक्स लोड होगा और बिना किसी रुकावट के 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरात के इंडस्ट्रियल टाउन के नियर स्टेशन पे रिसीव कर लिया जाएगा। इसी स्मूथ एंड फास्ट कनेक्टिविटी होने के नाते लॉजिस्टिक कॉस्ट में 20 से 30% की गिरावट आएगी आज के टाइम से अगर कंपेयर करें तो। सेम गोज टू एक्सप्रेसवे। फिर वो कंपनी कार को मैन्युफैक्चर करके किसी भी नियर पोर्ट से एक्सपोर्ट भी कर सकती है, या फिर एक्सप्रेसवे नेटवर्क का यूज करके, या फिर रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का यूज करके इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी सिटी में सेल भी कर सकती है। तो ये कॉरिडोर इस तरह से काम करेगा। जब इस तरह की सुविधा मिलेगी तो देश विदेश से बहुत सी कंपनियां आएंगी, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगी अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
जब ऐसा होगा तो उस टाइम इंडिया आराम से 10+ की ग्रोथ हासिल करेगा। और जाहिर से बात है, जब दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने प्लांट सेटअप करेंगी तो इंडिया में इससे लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। और मैं वो दिन देखना चाहता हूँ इंडिया में जब ये कंपनियां घर घर जाकर लोगों की तलाश करेंगी जॉब देने के लिए, क्योंकि ऐसा चाइना में भी हुआ था। जब चाइना अपने पीक पे था तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आ रही थी उनको लोगों के पास जाना पड़ता था बेरोजगार ढूंढने के लिए, और चाइना में बेरोजगार की बहुत कमी हो गई थी। तो चलिए जानते हैं कि इस कॉरिडोर में क्या क्या बिल्ड किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले इसका बजट $50 बिलियन का रखा गया था और आज के टाइम इसका बजट $90 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके फंड के लिए इंडियन गवर्नमेंट पैसा दे रही है, साथ में जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां भी पैसा लगा रही हैं और जापान की गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड कर रही है। भारत में जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उनको डेवलप और मैनेज करने के लिए अलग अलग कंपनियों का गठन किया गया है। जैसे DMIC को डेवलप और मैनेज करने के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई है। अगर इक्विटी की बात करें तो 49% इंडियन गवर्नमेंट के पास है, 26% जापानीज बैंक के पास और जो बाकी का है वो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। वैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापानीज बैंक और इंडियन गवर्नमेंट ही हेल्प कर रही है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे ये कॉरिडोर गुजर रहा है वो भी इसमें अपनी तरीके से हेल्प कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कुल 24 इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाएंगे 8 मैन्युफैक्चरिंग सिटी में। फेज 1 के अंडर जिन 5 शहरों को चुना गया है इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए वो है मानेसर बवाल हरियाणा, दादरी नोएडा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद ढोलेरा गुजरात, पीतमपुर धार इंदौर, डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश, खुसेरा भिवंडी नीमराना राजस्थान। इसके अलावा 3 शहरों को चुना गया है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, सेंड्रा बिडकिन महाराष्ट्र, दिग्गी पोर्ट महाराष्ट्र और जोधपुर पाली मारवाड़ राजस्थान। 10 ऐसे प्रोजेक्ट हैं इस कॉरिडोर में जिनको मेजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। ये है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात, सेंड्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब नंगल चौधरी हरियाणा। ये 5 प्रोजेक्ट जिनके बारे में मैंने अभी बताया आपको, इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है जिसको 2020 में अप्रूवल मिल चुका है, जिससे कंस्ट्रक्शन का काम जल्द ही स्टार्ट होगा। यह है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट हब उत्तर प्रदेश। इसके बाद जिनका नाम आता है उनके इम्प्लीमेंट के लिए एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। यह है दिग्गी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सानंद गुजरात, जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान, खुसखेरा भिवंडी नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान। गति शक्ति मास्टर प्लान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इसके आने के बाद जो भी वेरियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनमें और ज्यादा तेजी आएगी, क्योंकि इसके तहत जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी को एक अम्ब्रेला के अंडर ला दिया गया है। अगर हमें सच में ग्रो करना है तो उसके लिए हमें ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत है। और यहाँ गवर्नमेंट के लिए भी कहना चाहूँगा कि स्कूल में सिर्फ किताबी पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, हमें बच्चों को स्किल सिखाना होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत से डिग्री होल्डर घूम रहे हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री है लेकिन स्किल नहीं। इसीलिए थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक टेम्पर, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन सिर्फ दूसरे कंपनियों के लिए प्रोडक्ट की असेंबलिंग न करे बल्कि खुद इनोवेट करे। क्योंकि चाइना अब बेसिक मैन्युफैक्चरिंग से आगे निकल चुका है। चाइना अब इनोवेशन पे ध्यान दे रहा है। अब चाइना की पॉलिसी है इनोवेशन ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग पे। पहले चाइना उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता था जो वेस्ट में इनोवेट हुई थी। अब चाइना खुद से इनोवेट करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक और लेवल पे ले जा रहा है चाइना। इसीलिए अगर हमें चाइना को कैच करना है तो इसके ऊपर हमें अभी से काम करना होगा।